हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आप सभी की सोशल साइंस एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 10th बोर्ड की सामाजिक विज्ञान में हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसके पहले मैं चैप्टर आपको कई सारे पार्ट्स में पढ़ा चुकी हूँ। उसके बाद इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतनी सारी चीजें आपको बता चुकी हूँ। उम्मीद है सारे लेक्चर्स आपने अटेंड कर लिए होंगे और अभी तक बाकी के लेक्चर्स अगर आपने अटेंड नहीं करे हैं तो जल्दी से जाइए और बाकी के लेक्चर्स को भी अटेंड कर लीजिए। तो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज के सेशन को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तेजी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। जी हाँ, हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ अगर 5 स्टेट बोर्ड के सिलेबस को भी कंप्लीट कराया जाता है, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और उन सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है जहां पर एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो होता है। और इतनी सारी चीजें आपको एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ आपको एकदम फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही हैं। यानी कि किसी भी क्लास के किसी भी कोर्स को पढ़ने के लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, एक भी रुपए आपका नहीं लगना है। सारी चीजें एक सीरीज में एक स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कोर्स के साथ कंप्लीट फ्रेम में कवर कराई जा रही हैं। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। और अगर आपको ई बुक्स और नोट्स की भी आवश्यकता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। तो इतनी सारी अच्छी बातों के साथ और आपके लाइक शेयर के साथ शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जो कि है हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। यानी कि सिंगल वीडियो में बहुत ही कम समय में मात्र 1 घंटे में पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट कराया जाएगा। जो चैप्टर आप पढ़ के बैठे हो उसका फटाफट से 1 घंटे में अपन रिवीजन करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आपके लाइक शेयर के साथ। और सबसे पहले जान लेते हैं जल्दी से इस चैप्टर का पाठ परिचय। ठीक है यानी कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन सी बातें सीखनी है। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, क्योंकि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कहां से हुआ था? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी कि फ्रांसीसी क्रांति से ही हुआ था। उसके बाद देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। क्या देखेंगे? यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे होता है। उसके बाद कुलीन वर्ग और नए मध्यम वर्ग को जानेंगे। उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे? नए मध्यम वर्ग के उदय के साथ ही उदारवादी वर्ग का उदय होता है, उसके क्या मायने थे, उसके क्या मतलब थे, किन विचारों को उदारवादी माना करते थे। उसके बाद 1815 के बाद एक नए रूढ़िवाद के बारे में जानेंगे, क्योंकि 1815 में जब नेपोलियन की हार हुई थी, वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन पराजित हो गया था और 1815 में वियना कन्वेंशन हुआ था। उसके बाद एक नए रूढ़िवाद ने जन्म लिया था, वो क्या था उसके बारे में जानेंगे। और फिर होता है भाई क्रांतिकारियों का उदय, फिर होती हैं भैया यूरोप में क्रांतियां निरंकुश शासन के विरुद्ध। खास तौर से फ्रांस में उस समय बूर्बो राजवंश का शासन हुआ करता था, उसके विरुद्ध। ठीक है, तो क्रांतियों का युग जो है वो 1830 से 1848 तक रहा है। उसके बाद देखें तो रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना के बारे में जानेंगे। और भूख, कठिनाइयां और जनविद्रोह, जब जनता हर तरीके से पीड़ित थी, भूख से पीड़ित थी, कई सारी कठिनाइयों का सामना कर रही थी, तो उस जनता ने जनविद्रोह कर दिया। ठीक है, अपने शासक का विरोध करने लगी। फिर उसके बाद 1848 में उदारवादियों ने जो क्रांति करी थी उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे जर्मनी और इटली का एकीकरण, यानी कि जर्मनी और इटली का निर्माण कैसे होता है, क्योंकि पहले जर्मनी और इटली कई सारे प्रदेशों में विभाजित थे, जहां पर अलग अलग जगह अलग अलग राजा का शासन हुआ करता था। ठीक है, तो ये एक कैसे हुए, यानी कि जर्मनी एक पूरा देश अलग एक देश कैसे बना और इटली एक पूरा देश कैसे बना। ठीक है, फिर उसके बाद जर्मनी क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है,
क्या जर्मनी में कुछ ऐसा हुआ था कि वहां की सेना ने एक राष्ट्र का निर्माण किया हो? तो यहाँ पर यह सवाल उठता है कि क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है? तो हम जानेंगे जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के द्वारा। फिर उसके बाद इटली का एकीकरण कैसे हुआ और इटली के एकीकरण के पहले इटली की स्थिति क्या हुआ करती थी। उसके बाद ब्रिटेन की अजीब दास्तां, जर्मनी और इटली से ही अलग कहानी थी ब्रिटेन की। ठीक है, जब ब्रिटेन एक हुआ तो कोई उथल पुथल या क्रांति के जरिए नहीं हुआ था, एक इसका भी एक होने का लंबा इतिहास रहा है, बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस रही है। उसके बाद हम जानेंगे राष्ट्र दृश्य की कल्पना के बारे में। जी हाँ, कि जब देश अलग अलग बन चुके थे यूरोप के, तो हर एक देश को किस स्वरूप में देखा जाए, उस राष्ट्र को देखने की कल्पना, इमेजिनेशन कैसे किया जाए, वो सारी बातें जानेंगे। और आगे बात आएगी किसकी? राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद की। ऑलराइट, चलिए, तो ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में जाननी है। शुरुआत करते हैं फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र के विचार से। तो हम सभी जानते हैं कि 14 जुलाई 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। ये बात आपने क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 फ्रांसीसी क्रांति में पढ़ी ही होगी। अब आप क्लास 10th में आ गए हैं, बस उसी के आगे की हमें बात करनी है कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उसके यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में क्या योगदान था। ऑलराइट, तो देखें 19वीं शताब्दी के दौरान, कब की बात कही जा रही है? 19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रवाद के विचारों ने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक दुनिया में अनेक परिवर्तन करे। ठीक है, क्या बात कही गई? जब 19वीं शताब्दी की शुरुआत होती है तो राष्ट्रवाद के विचारों ने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक दुनिया में कई सारे परिवर्तन करे थे। और राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति हमें कब दिखाई देती है? राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ दिखाई देती है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ दिखाई देती है, क्योंकि 1789 तक एक निरंकुश राजवंश का शासन हुआ करता था जिसका नाम था बूर्बो राजवंश। ठीक है, और उसका राजा उस समय हुआ करता था लुई 16वां, जो निरंकुश राजा था, जनता को अधिकार नहीं दिए था, सिर्फ खुद के ही कायदे कानूनों के अनुसार देश का शासन चलाता था। ठीक है, ना कोई संविधान था, ना संवैधानिक कानून थे, ना जनता को समानता और स्वतंत्रता जैसे अधिकार प्राप्त थे। तो जनता परेशान थी। तो 14 जुलाई 1789 की सुबह फ्रांस की जनता सड़कों पर आ गई और वहां की सारी जितनी भी सरकारी इमारतें थी उनको घेर लिया। ऑलराइट, क्लियर है बात? तो इस तरीके से 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई और इसी के साथ राष्ट्रवाद की पहली लहर चली थी स्पष्ट रूप से। क्लियर? अब क्या है? फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए कुछ कदम उठाए गए थे। क्रांतिकारियों का भी उदय होता है, तो जो फ्रांस के क्रांतिकारी थे उन्होंने क्या किया, ताकि जो फ्रांस के लोग हैं उनकी ही आपस में सामूहिक पहचान होनी चाहिए। ठीक है, राष्ट्रवाद किसे कहा जाता है? राष्ट्रवाद उसे कहा जाता है कि जब हर एक व्यक्ति के मन में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना हो, समर्पण की भावना हो, वो अपने देश को एक देखना चाहता हो। और वो देश एक कब होगा? वो देश एक तब कहलाएगा जब उस देश के नागरिक एक होंगे, उनकी कोई एक सामूहिक पहचान होगी। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या किया? जो फ्रांसीसी लोग थे, फ्रांस की जनता थी, उनमें सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए कई सारे कदम उठाए। जैसे यहां पर दो शब्द दिए हैं आपको, दो शब्द दिए हैं, ला पैट्रिय और ले सेटोइन। इनका मतलब क्या होता है भाई? इनका मतलब क्या होता है? पितृभूमि और नागरिकता। पितृभूमि इसका मतलब है, ठीक है, और इस शब्द का मतलब क्या होता है? नागरिकता। इसके विचार पैदा करे कि ये आपकी भूमि है, यहां आप पैदा हुए हैं, तो इस राष्ट्र के प्रति आपका प्रेम होना चाहिए। अगर आपको जो अधिकार आपसे छीने गए हैं उनको पाने की आपके अंदर चाह होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप इस देश के नागरिक हो, किसी और देश के नागरिक नहीं हो, इसलिए आपको इस देश के लिए ही जीना, इस देश के लिए ही मरना है। लेकिन उसके पहले आपको क्या करना होगा? अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अपनी एक पहचान आपको स्वयं बनानी पड़ेगी। उसके बाद एक नया फ्रांसीसी झंडा वहां के क्रांतिकारियों ने शुरू किया कि ये फ्रांस का झंडा होगा, यानी कि यहां से फ्रांस की
पहचान बनेगी। ठीक है, हर एक देश की पहचान कैसे बनती है, अपन कई सारे झंडे देखते हैं और पहचान जाते हैं कि ये भारत का झंडा है, अमेरिका का है, ब्रिटेन का है, फ्रांस का है, रूस का है, जर्मनी का है, कहीं का भी है। ठीक है, तो उसी तरीके से उस देश का भी एक झंडा होना चाहिए। ठीक, फिर क्या है, स्टेट जनरल को चुना गया और उसका नया नाम बदलकर नेशनल असेंबली रखा गया। फ्रांस में स्टेट जनरल का चुनाव किया गया और उसका नाम क्या रखा गया, नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली क्या है, नेशनल असेंबली फ्रांस की संसद का नाम है। नेशनल असेंबली क्या है, नेशनल असेंबली जो है फ्रांस की संसद। ऑलराइट, चलिए उसके बाद क्या बात देखने को मिलती है, क्रांतिकारियों के द्वारा नई स्तुतियां रची गई और शपथ ली गई। ठीक है, कि अब हम इस देश के नागरिक हैं, हमारी एक सामूहिक पहचान है, हमें इस देश को आजाद कराना है इस निरंकुश शासन से, और हमें अपने देश में क्या लेके आना है, लोकतंत्र को लेके आना है। उसके लिए हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। कैसे लड़नी पड़ेगी, उन सारे नियम कायदे कानून को पाल करके हम शपथ लेते हैं। क्लियर। अब क्या बात आती है, केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था प्रणाली चालू करी गई कि वहां केंद्र में एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होगा जो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को देखेगा। उसके बाद आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि उस देश के अंदर ही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर, आयात और निर्यात पर, वस्तुओं के आने और जाने पर जो शुल्क लगाया जाता था, जो टैक्स लगाया जाता था, जो कर लगाया जाता था, उसको समाप्त किया गया। और भार और माप की एक समान प्रणाली लागू करी गई कि हर जगह, यानी कि फ्रांस में जितनी भी जगहें हैं, ठीक है, हर जगह भार और माप की एक समान प्रणाली होगी। क्लियर। फिर फ्रांसीसी भाषा आम लोगों की भाषा बन गई, एक भाषा भी निश्चित करेगी। कौन सी भाषा, फ्रांसीसी भाषा। क्लियर। तो ये सारे प्रयास किसके द्वारा करे गए थे, क्रांतिकारियों के द्वारा करे गए थे। अब देखें, अब एंट्री होती है भाई साहब किसकी, नेपोलियन की। नेपोलियन की एंट्री कब होती है, 1799 में नेपोलियन की एंट्री होती है। और फ्रांस में 1799 से 1815 तक नेपोलियन ने शासन किया था। कब से कब तक, आपसे पूछा जाए कि नेपोलियन का फ्रांस में कब से कब तक का शासन था, तो 1799 से 1815 तक का शासन था। और 1799 में प्रथम राजदूत बनकर पूर्ण अधिकार प्राप्त किया। 1799 में नेपोलियन ने क्या किया, प्रथम राजदूत बनकर पूर्ण अधिकार फ्रांस पर प्राप्त कर लिया था और 1799 में यह गद्दी पर बैठ गया था। फिर 1804 में एक नागरिक संहिता लेके आया। नागरिक संहिता यानी कि सिविल कोड। क्या लेके आया था, सिविल कोड। नागरिक संहिता को क्या कहा जाएगा, सिविल कोड। ठीक है, तो 1804 की नागरिक संहिता अथवा नेपोलियन की संहिता लेके आया था, जिसे नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है। ऑलराइट, अब ये संहिता होती क्या है, संहिता शब्द से या कोड शब्द से आशय क्या है, संहिता यानी कि नियमों कानूनों का संग्रह। संहिता का मतलब क्या होता है, संहिता का मतलब होता है कानूनों का संग्रह। ऑलराइट, तो नेपोलियन ने जो अपनी संहिता बनाई थी, जो सिविल कोड बनाए थे, उसमें कई सारे कानून जोड़े कि अब फ्रांस का शासन इन कानूनों के अनुसार ही चलेगा। जिसमें क्या क्या शामिल थे, कानून के समक्ष बराबरी, कि हर व्यक्ति कानून के सामने एक समान है, एकदम बराबर है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, गरीब हो, अमीर हो, उच्च वर्ग का हो, निम्न वर्ग का हो, कानून के सामने वो बराबर होगा। चाहे अमीर व्यक्ति ने दंड किया, वो किया हो, क्या बोलते हैं, अपराध किया हो, या गरीब व्यक्ति ने अपराध किया हो, सभी को समान दंड दिया जाएगा। सीधी बात है। ठीक है, और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया, यानी कि हर व्यक्ति को अपनी संपत्ति रखने का अधिकार होगा।
उसके बाद प्रशासनिक विभाजन को भी सरल बनाया और सामंती व्यवस्था को भी समाप्त किया गया, यानी कि अब जो बड़े बड़े खेतों के मालिक हुआ करते थे, जिनके पास बहुत सारी जमीन हुआ करती थी, जो सामंत हुआ करते थे, वो अब किसी को भी अपना दास बना के नहीं रख सकते। किसानों पर किसी भी तरीके का लगान या टैक्स या कर नहीं लगा सकते। ऑलराइट, चलिए अब क्या है, हाँ जी, अगली बात इसमें अपने सिविल कोड में जोड़ी थी कि किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई जाएगी। सामंती व्यवस्था ही समाप्त कर दी इसने, ठीक है। तो जो किसान, जो छोटे किसान थे, बड़े किसानों की जमीन पर गुलाम के रूप में काम किया करते थे और जो उनको जागीरदारी शुल्कें दिया करती थी, यानी कि कर देना पड़ते थे, टैक्स देना पड़ते थे, वो भी समाप्त कर दिए। उसके बाद यातायात और संचार प्रणालियों में सुधार किया गया और नेपोलियन ने राजनीतिक स्वतंत्रता छीन ली, करों में वृद्धि की, सेंसरशिप लगाई और लोगों को फ्रांसीसी सेना में शामिल होने के लिए मजबूर किया, ठीक है। ये सारे काम भी नेपोलियन के द्वारा ही करे गए थे कि लोगों से उनकी राजनीतिक स्वतंत्रता छीन ली, टैक्स में वृद्धि करी, सेंसरशिप लगाई और लोगों को फ्रांसीसी सेना में शामिल होने के लिए मजबूर किया कि हमें अपने फ्रांस की सेना को बढ़ाना है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग फ्रांस की सेना में शामिल हो, ठीक है। चलिए, तो ये सारी बातें थी नेपोलियन कोड में और नेपोलियन के बारे में। उसके बाद बात आती है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब देखो यूरोप के जितने भी व्यक्ति थे, उनकी कोई सामूहिक पहचान या समान संस्कृति नहीं थी, ठीक है। सामूहिक पहचान या समान संस्कृति नहीं होने के कारण कोई भी राष्ट्र राज्य यूरोप में शामिल नहीं थे, क्योंकि सभी का कल्चर एक जैसा नहीं था, ना सभी की एक सी सामूहिक पहचान थी कि हाँ भाई, जिन्हें हम एक रूप से कह सकें कि ये यूरोप के हैं और यूरोप के इस पर्टिकुलर देश के नागरिक हैं। कहीं भी किसी की कोई सामूहिक पहचान नहीं थी, ठीक है। अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग अक्सर अलग अलग भाषाएं बोलते थे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देखें तो हंगरी में रहने वाले लोग, हंगरी की आधी आबादी जो है मैग्यार भाषा बोलती थी, यानी कि एक ही देश की आधी आबादी मैग्यार भाषा बोल रही है और जबकि आधी आबादी दूसरी विभिन्न भाषाएं बोलते थे। हंगरी की राजधानी जल्दी से कमेंट करके बताना है। हंगरी की कैपिटल क्या है, तेजी से कमेंट करके बताइए। तो उदाहरण में हमने हंगरी देश को लिया है, आपके एनसीईआरटी में भी इसी देश का उदाहरण लिया गया है, जिसमें आधी आबादी मैग्यार भाषा को बोलती थी और आधी आबादी दूसरी अलग अलग भाषाओं को बोलती है, यानी कि एक देश की एक भाषा भी नहीं थी, ठीक है। और गालिसिया के कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलते थे। जो गालिसिया के कुलीन वर्ग के व्यक्ति थे, कुलीन वर्ग का मतलब होता है अमीर वर्ग। कुलीन वर्ग का मतलब क्या होता है, अमीर वर्ग, रिच पीपल। वो कौन सी भाषा बोला करते थे, पोलिश भाषा बोला करते थे। अब पोलिश कहाँ की भाषा है, पोलैंड की भाषा है, यानी कि किसी के भी एक क्षेत्र में रह के एक विशेष पहचान नहीं थी, सभी अलग अलग क्षेत्रों में रह रहे हैं, अलग अलग भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारी डाइवर्सिटी वहां पर थी, विभिन्नताएं भी थी। फिर जानते हैं यूरोप की अधिकांश जनसंख्या जो है किसान थी, ठीक है। अधिकांश जनसंख्या कैसे थी, किसान थी। और एक नए मध्यम वर्ग का भी उदय होता है। अब मध्य वर्ग क्या होता है यूरोप में, उसको भी जान लेते हैं। तो कस्बों के विकास और वाणिज्य वर्गों के उदय के साथ ही नया सामाजिक वर्ग उभरा, ठीक है। तो धीरे धीरे कस्बों का विकास किया गया और जैसे जैसे यूरोप में कस्बे, छोटे छोटे शहर जिसे हम कहते हैं, कस्बा बस्ती, यानी कि बहुत छोटे छोटे टाउन जिसे हम कह सकते हैं, जैसे ही कस्बों का या छोटे छोटे टाउन का विकास हुआ और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ। वाणिज्यिक वर्ग यानी कि व्यापारी वर्ग, ठीक है। वाणिज्यिक वर्ग से यहां पर क्या मतलब है, व्यापारी वर्ग। तो कस्बों के विकास और वाणिज्यिक वर्गों के उदय के साथ ही एक नया सामाजिक वर्ग उभरा, नए सामाजिक वर्ग की स्थापना हुई जिसे मध्यम वर्ग के नाम से जाना गया। शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीयता के विचारों को लोकप्रियता मिली। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीयता के विचारों को लोकप्रिय किसने बनाया, शिक्षित मध्यम वर्ग ने, शिक्षित और उदारवादी मध्यम वर्ग ने, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब कुलीन वर्ग और नए मध्य वर्ग की बात करते हैं। कुलीन वर्ग यानी कि अमीर वर्ग, ठीक है। कुलीन वर्ग सामाजिक और राजनीतिक रूप से भूमि के मालिक हुआ करते थे ये,
ठीक है। और कुलीन वर्ग आपस में ही वैवाहिक संबंध स्थापित किया करते थे कि कुलीन वर्ग का बेटा या बेटी की शादी कुलीन वर्ग के बेटा या बेटी से ही होगी। तो आपस में ये जो कुलीन वर्ग है कैसे जुड़ा हुआ था, वैवाहिक संबंधों से जुड़ा हुआ था। और बोलचाल में ये सभी कुलीन वर्ग के व्यक्ति फ्रेंच भाषा को यानी कि फ्रांसीसी भाषा को बोला करते थे। और जनसंख्या की दृष्टि से यह समूह छोटा था, ठीक है, था अमीर वर्ग, लेकिन जनसंख्या इनकी बहुत कम थी। जैसे कि आप भारत देश की भी बात करें तो भारत देश में भी दुनिया की किसी भी देश की बात करें, ठीक है, तो हर एक देश में जो कुलीन वर्ग होता है, अमीर वर्ग होता है, वो संख्या में बहुत थोड़ा सा होता है और गरीब आबादी ज्यादा होती है या मध्यम वर्ग की आबादी ज्यादा होती है। लेकिन ये संख्या में कम मुट्ठी भर अमीर लोग संपत्ति का इतना हिस्सा अपने पास रख लेते हैं कि जिससे पूरे गरीब वर्ग जो है एक मध्यम वर्ग की कैटेगरी में आ सकता है। यानी कि उनकी संपत्ति इतनी होती है कि बाकी की जितनी आबादी है उसमें संपत्ति का समान वितरण किया जा सकता है, ठीक है। अब आप सोच सकते हैं कि जनसंख्या इतनी सी है लेकिन संपत्ति का हिस्सा एक देश की संपत्ति के बराबर इनके पास केंद्रित है। तो आप बताइए किसी भी देश की गरीबी दूर कैसे होगी, कितने भी प्रयास क्यों ना कर लिए जाएं। ऑलराइट, चलिए, तो ये बात हो गई कुलीन वर्ग की। अब देखो उदारवादी राष्ट्रवाद के मायने क्या थे, जान लेते हैं इसको भी। उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे, उदारवादी राष्ट्रवाद आखिर कहलाता क्या था और इसकी विचारधारा क्या थी, ठीक है। तो देखें, उदारवाद व्यक्ति की आजादी और कानून के समक्ष बराबरी के लिए खड़ा था। बात आ रही है समझ में? तो उदारवाद व्यक्ति की आजादी की बात करता था कि हर व्यक्ति को स्वतंत्र रहने का अधिकार है और हर व्यक्ति को समानता का अधिकार है। कानून के समक्ष, कानून के सामने हर एक व्यक्ति बराबर होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी भाषा को बोलता हो, अमीर हो, गरीब हो, कुलीन वर्ग का हो, किसान वर्ग का हो, मध्यम वर्ग का हो, ठीक है। तो उदारवाद किसकी बात करता था? व्यक्ति की आजादी और कानून के समक्ष बराबरी लिए हुए खड़ा था और निरंकुश शासक और पादरी वर्ग विशेषाधिकारों की समाप्ति की बात करता था कि निरंकुश शासक की समाप्ति होना चाहिए, एक लोकतंत्र इस देश में आना चाहिए और जो पादरी वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त हैं, कुलीन वर्ग को जो विशेषाधिकार प्राप्त हैं, उनकी समाप्ति होनी ही चाहिए, ठीक है। और संसद के माध्यम से जब निरंकुश शासक समाप्त हो जाएगा, निरंकुश शासन खत्म हो जाएगा, तो शासन कैसे चलेगा? उस देश की संसद के द्वारा। और वो संसद कैसे शासन चलाएगी? एक संविधान बनाया जाएगा और संविधान में जो भी कानून लिखे होंगे उन कानूनों के अनुसार उस देश की संसद उस देश का शासन चलाएगी। ये सारी बातें कौन कर रहा था? उदारवादी व्यक्ति, ठीक है। तो संसद के माध्यम से एक संविधान और एक प्रतिनिधि सरकार की स्थापना की बात करती है उदारवादी विचारधारा। और आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीजों और पूंजी के आगमन पर राज्य द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त करने के पक्ष में था। ओवरऑल कहा जाए तो उदारवाद आर्थिक उदारवाद की भी बात करता था कि आर्थिक क्षेत्र में जो भी प्रतिबंध लगाए गए हैं वो दूर किए जाएं, ठीक है, बाजारों की मुक्ति करी जाए और चीजों और पूंजी के आगमन पर, अब जब एक देश से चीज दूसरे देश जाएगी तो पूंजी भी आएगी और जाएगी, ये तो जाहिर सी बात है। तो दोनों पर, चाहे चीजें हो चाहे पूंजी हो, उनके आने और जाने पर, आयात और निर्यात पर, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगना चाहिए, टैक्स नहीं लगना चाहिए। ऑलराइट, चलिए, तो उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे? अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे यहां से पूछा जाता है तो आप क्या क्या लिखेंगे? सीधी सी बात है, देखो भाई, कुछ पॉइंट अपन शॉर्टकट में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? देखो भाई, जल्दी जल्दी, उदारवाद व्यक्ति की आजादी, ठीक है, एक पॉइंट बन गया, क्लियर। कानून के समक्ष बराबरी, व्यक्ति की आजादी, कानून के समक्ष बराबरी। ऑलराइट, फिर क्या है? निरंकुश शासन की समाप्ति, निरंकुश शासन की समाप्ति, विशेषाधिकारों की समाप्ति, जो कुलीन वर्ग
और पादरी वर्ग को दिए गए थे। विशेषाधिकारों की समाप्ति और एक संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण। और एक पॉइंट में इसको भी अपन डिस्क्राइब कर लेते हैं। सीधी सी बात है, आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद है यानी कि बाजारों की मुक्ति है, चीजों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, चीजों और पूंजी के आयात और निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, तो सीधी बात है, इसको एक पॉइंट में अगर हम डिस्क्राइब करें तो आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद। ऑलराइट, तो ये कितने पॉइंट हो गए अपने? 1 2 3 4 5 6। आपसे पूछा जाए उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे तो आप ये सारी चीजें बता देंगे। अगर किसी भी देश में ये सारी व्यवस्थाएं लागू हैं तो आप कह सकते हैं कि वो देश उदारवादी राष्ट्रवाद है। क्लियर? चलिए बढ़ा जाए आगे। हाँ जी, एक और चीज इसमें हमें जानने को मिलती है, जोलवरेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब ये। जोलवरेन क्या था? एक सीमा शुल्क संघ ने टैरिफ बाधाओं को समाप्त कर दिया। ठीक है, जोलवरेन ने क्या कर दिया? एक टैरिफ बाधाओं को समाप्त कर दिया। जोलवरेन था क्या? एक सीमा शुल्क संघ था। ठीक है, उसने जितनी भी टैरिफ बाधाएं यानी कि आयात और निर्यात में जो भी बाधाएं आती हैं उनको समाप्त कर दिया गया। मुद्राओं की संख्या को 2 तक कम कर दिया और गतिशीलता को प्रोत्साहित किया। गतिशीलता को कैसे प्रोत्साहित किया? रेल नेटवर्क को बढ़ाया। अब रेल नेटवर्क आप बढ़ा दोगे, ज्यादा ट्रेन चलने लगेगी किसी भी रूट पर, तो जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आयात और निर्यात हो पाएगा। गतिशीलता का, व्यापार में गतिशीलता का मतलब क्या है? यानी कि वहां के आवागमन को बढ़ाना उस नेटवर्क को बढ़ाना, यातायात के नेटवर्क को बढ़ाना, ताकि आयात और निर्यात आसानी से हो, जल्दी हो। ऑलराइट, चलिए, तो ये सारे काम करे गए थे। उसके बाद जानते हैं 1815 के बाद एक नए रूढ़िवाद के बारे में। 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद, देखें इसको भी। तो नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से यह मान लिया गया कि राज्य और समाज के स्थापित संस्थानों को मजबूत बनाने में सक्षम है। ठीक है, नेपोलियन ने जो भी परिवर्तन चालू करे थे, 1804 में जो भी नेपोलियन अपना कोड लेके आया था, नागरिक संहिता लेके आया था, सिविल कोड लेके आया था, और वो लागू भी करे थे। और कई समय तक, जब तक नेपोलियन का शासन रहा 1815 तक, वही नियम कायदे कानून चलते भी रहे। तो उनसे ये स्पष्ट हो गया था कि वो सारे नियम राज्य और समाज के स्थापित संस्थानों को मजबूत बनाने में सक्षम है। ठीक है, लेकिन 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हो गई थी। और 1815 में हुआ क्या फिर? 1815 में हुई एक वियना कन्वेंशन। 1815 में वियना संधि हुई। उसके तहत क्या किया गया? फ्रांस में बुर्बो राजवंश को बहाल किया गया, क्योंकि नेपोलियन ने बुर्बो राजवंश को उखाड़ फेंका था। जब नेपोलियन की हार हो गई तो 1815 में वियना कन्वेंशन हुआ और बुर्बो राजवंश को फिर से चालू किया गया। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए ताकि भविष्य में फ्रांस अपने साम्राज्य का विस्तार ना कर पाए। ठीक है, अब स्थितियां पहले जैसी होने लगी थी, जैसी निरंकुश शासन के दौरान थी। ठीक है, फिर जर्मन परिसंघ को बरकरार रखा और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? नेपोलियन द्वारा बर्खास्त किए गए राजतंत्रों को बहाल करना। क्योंकि नेपोलियन ने क्या किया था? जितने भी राजतंत्र थे, जितने भी राजवंशीय निरंकुश शासन थे, उनको खत्म कर दिया था। और इसका उद्देश्य क्या था? 1815 की वियना संधि का, वियना कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य था कि नेपोलियन ने जिन राजतंत्रों को खत्म किया है उनको बहाल करना, यानी कि उनको फिर से शुरू करना। क्लियर? तो ये थी 1815 की वियना संधि। चलिए चलते हैं अब आगे। चलिए, अब भाई क्रांतिकारियों का उदय होता है। तो देखो भाई, वियना कांग्रेस जैसे ही होती है 1815 में। और वियना कांग्रेस का क्या उद्देश्य था? वियना संधि का, वियना कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य था? कि नेपोलियन ने जिन भी राजवंशों को, जिन भी राजतंत्र को खत्म कर दिया था, जड़ से उखाड़ फेंका था, उनको फिर से वापस लाना था, फिर से बहाल करना था, फिर से शुरू करना था। तो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित किए गए राजतंत्रीय रूपों का विरोध करना, क्योंकि वो तो निरंकुश राजा थे, निरंकुश राजतंत्र था।
ठीक है, जिससे जनता परेशान थी। लेकिन जैसे ही नेपोलियन का शासन खत्म होता है, फिर से वो फ्रांस में चालू हो जाते हैं। तो इन क्रांतिकारियों का उद्देश्य क्या था? जो क्रांतिकारियों का उदय हुआ था उस समय, तो वियना कांग्रेस के बाद और वियना कांग्रेस के द्वारा जिन राजतंत्रों को फिर से शुरू किया गया था, उनका विरोध करना, स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए प्रतिबद्धता कि हमें अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़नी है और तब तक लड़नी है जब तक हम आजाद नहीं हो जाते, जब तक हम जीत नहीं जाते। ऑलराइट, चलिए अगली बात है एक बहुत ही बड़े और महत्वपूर्ण क्रांतिकारी के बारे में, जिसेपी मैसिनी के बारे में। ठीक है, जिसे मेजनी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? मेजनी के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये कहां और कब पैदा हुए। 1807 में जेनोआ में ये पैदा हुए थे और कार्बोनारी का एक गुप्त संगठन था, उसके ये सदस्य हुआ करते थे। फिर इनने युवा इटली और यंग यूरोप की स्थापना करी, यानी कि यंग इटली और यंग यूरोप। ठीक है, हिंदी में युवा। तो मार्सेई में युवा इटली की स्थापना करी और बर्न में किसकी स्थापना करी? यंग यूरोप की स्थापना करी और एक गणतंत्र राष्ट्र के रूप में इटली के एकीकरण पर विश्वास किया। किसके रूप में? एक गणतंत्र राष्ट्र के रूप में इटली के एकीकरण पर इन्होंने विश्वास किया कि इटली का एकीकरण किया जाना चाहिए। यानी कि सबसे पहले इटली का एकीकरण करने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था? जुसेप्पे मेस्सिनी यानी कि मेजनी के द्वारा किया गया था। ऑलराइट, चलिए, तो अगर आपसे पूछा जाए कि मेजनी के बारे में कुछ लिखिए, टिप्पणी लिखिए, ठीक है, तो कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको लिख देनी है जो कि मुख्य मुख्य पॉइंट हैं। जैसे कि इनका जन्म कब और कहां हुआ, ये किस संगठन के सदस्य थे, किसकी स्थापना करी, इटली के एकीकरण में इनका क्या योगदान था। ठीक है, ये सारी मुख्य बातें हैं, ये 4 पॉइंट आपको लिख देने हैं। चलिए अब देखें, अब बात करते हैं क्रांतियों के युग की, 1830 से 1848 तक की, द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस। ठीक है, क्योंकि 1815 में जब वियना कॉन्फ्रेंस हुई, वियना संधि या वियना सम्मेलन हुआ, उसके तहत फ्रांस में राजतंत्रों को फिर से शुरू किया गया, जिससे जनता निरंकुश शासन के अंडर में आ गई और जनता फिर से परेशान होने लगी। फिर क्रांतिकारियों का उदय होता है और उन्हीं के साथ क्रांतियों के युग का आरंभ होता है, जो कि 1830 से प्रारंभ होता है और 1848 तक चलता है, लगभग 18 सालों तक। तो चलिए जानते हैं इस दौरान क्या क्या घटनाएं घटी फ्रांस में। तो देखें, फ्रांस में जुलाई 1830 की हम बात करें तो फ्रांस में जुलाई 1830 में बूर्बो राजाओं को उखाड़ फेंका गया और एक नया संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया। 1830 में एक बार फिर से बूर्बो राजवंश को उखाड़ फेंका गया और एक नया संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया। ठीक है, फिर बेल्जियम नीदरलैंड के संयुक्त राज्यों से अलग हो गया और 15वीं शताब्दी के बाद से ग्रीस यानी कि किसकी बात हो रही है यहां पर? ग्रीस यानी कि यूनान की बात हो रही है। ठीक है, तो 15वीं शताब्दी के बाद से ग्रीस जो किसका हिस्सा था? ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था। ऑटोमन साम्राज्य में मुस्लिमों का शासन हुआ करता था। तो 15वीं शताब्दी के बाद से ग्रीस यानी कि यूनान जो ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, उसने आजादी के लिए संघर्ष आरंभ कर दिया कि हमें भी आजादी चाहिए है। ऑलराइट, फिर क्या हुआ? कुस्तुनतुनिया की संधि ने, ठीक है, कुस्तुनतुनिया की संधि ने 1832 में ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी। यानी कि 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि के तहत ग्रीक एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। स्वतंत्र राष्ट्र यानी कि आजाद देश बन गया, जो कि पहले किसका हिस्सा था? ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ऑलराइट, तो क्रांतियों के युगों में अभी तक हमने कौन कौन सी बातें सुनी, देखी, पढ़ी। ठीक है, फ्रांस में जुलाई 1830 में बूर्बो राजाओं को उखाड़ फेंका गया, एक नया संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया। बेल्जियम जो है नीदरलैंड के संयुक्त राज्यों से अलग हो गया। फिर 15वीं शताब्दी के बाद से ग्रीस यानी कि यूनान जो ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, उसने आजादी के लिए संघर्ष प्रारंभ कर दिया और 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि के तहत ग्रीस एक स्वतंत्र राष्ट्र यानी कि आजाद देश बन गया। अब देखें, रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना।
देखो भाई क्या बातें जानने को मिलती हैं। तो एक सांस्कृतिक आंदोलन जिसने राष्ट्रवादी भावना के एक विशेष रूप को विकसित किया, ठीक है, यानी कि संस्कृति के द्वारा लोगों के मन में, वहां के कल्चर के द्वारा वहां की जनता के मन में राष्ट्रीयता की भावनाओं को पैदा करना उद्देश्य था। ठीक है, कि वहीं के कल्चर के द्वारा, वहीं की संस्कृति के द्वारा लोगों को राष्ट्रवाद की भावना से कैसे जोड़ा जाए। ठीक, तो एक सांस्कृतिक आंदोलन जिसने राष्ट्रवादी भावना के एक विशेष रूप को विकसित किया, जिसमें तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की गई और उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया गया। एक सांस्कृतिक आंदोलन चालू किया गया जिसने राष्ट्रवादी भावना को बढ़ाने में अपना सहयोग दिया, जिसमें तर्क वितर्क की कोई जगह नहीं थी, विज्ञान के महिमा मंडन की कोई जगह नहीं थी। ठीक है, न तर्क वितर्क, न बातचीत, न बहस, न चर्चा, उसकी कोई जगह नहीं थी। जो हमारी हर एक देश की संस्कृति होती है उसको फॉलो करके, ठीक है, उसी के सिद्धांतों को अपना के, उस कल्चर को अपना के हम हर एक व्यक्ति के मन में राष्ट्रवाद की भावना कैसे, राष्ट्रवाद की भावना का जागरण कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ ये बात थी। फिर उसके बाद एक जर्मन दार्शनिक थे, योहान गॉटफ्रीड। ठीक है, तो जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड ने लोकगीत, लोक कविता और लोक नृत्यों के माध्यम से आम लोगों के बीच जर्मन संस्कृति को जगाने की कोशिश करी। यानी कि यूरोप के जितने भी देश थे सब अपने अपने देश की संस्कृति के माध्यम से अपने देश की जनता के मन में राष्ट्रवाद की भावनाओं को जगाने की कोशिश कर रहे थे। तो जर्मनी में किस प्रकार से करी गई, तो जर्मन दार्शनिक एक हुआ करते थे, जर्मन फिलोसोफर हुआ करते थे जिनका नाम था योहान गॉटफ्रीड। ने क्या किया, वहां के जो लोकगीत, लोक कविता और लोक नृत्य थे, अब ये लोकगीत, लोक कविता और लोक नृत्य होते क्या हैं, फोक सॉन्ग, फोक डांस, यानी कि वहीं की स्थानीय भाषा में लिखी जाने वाली पोयम्स, ठीक है, गीत, कविताएं, डांस, उनके माध्यम से जागरूकता फैलाने का प्रयास किया था। ठीक है, जर्मन संस्कृति को जगाने की कोशिश करी थी। क्लियर? चलिए, फिर उसके बाद बारी आती है भूख, कठिनाइयां और जनविद्रोह। क्या बात आती है, भूख, कठिनाइयां और जनविद्रोह। तो देखें, अधिकांश देशों में उपलब्ध रोजगार की तुलना में नौकरियां ढूंढने वाले लोग अधिक थे। क्या बात कही गई है कि अधिकांश देशों की स्थिति यूरोप में उस समय ऐसी हुआ करती थी कि नौकरी जितनी मात्रा में उपलब्ध नहीं है उससे ज्यादा कई लोग बेरोजगार हैं। ठीक है, तो उपलब्ध रोजगार की तुलना में नौकरी ढूंढने वाले लोग अधिक थे, यानी कि जनता रोजगार के लिए परेशान थी। फिर ग्रामीण इलाकों की जो अतिरिक्त आबादी हुआ करती थी, यानी कि गांव के क्षेत्र में जो काम मिल रहा है उतने लोग कर रहे हैं, लेकिन जो अतिरिक्त आबादी है जिनको काम नहीं मिल रहा। यहाँ पर अतिरिक्त आबादी से क्या मतलब है कि गांव की ऐसी जनता जिनके लिए गांव में करने के लिए कुछ काम नहीं है, वो कहां जाने लगी, वो शहरों की ओर जाने लगी और शहरों में जाके भीड़ भाड़ वाली गरीब बस्तियों में जाके बसने लगी। ठीक है, कि हम कहीं भी रह लेंगे, कुछ भी खा लेंगे, लेकिन हमें बस काम मिलना चाहिए। फिर क्या किया गया, खाद्य पदार्थ की कीमत बढ़ने या फसल के खराब होने के कारण शहरों और गांव में व्यापक गरीबी फैल जाती थी। जाहिर सी बात है, जैसे ही किसी भी जगह की फसल खराब होगी तो खाद्य पदार्थ की कीमत बढ़ जाएगी, इवन हर एक चीज की कीमत बढ़ जाएगी। फसल तबाह हो चुकी है, लोगों के पास खाने को है नहीं। ठीक है, तो जो भी खाद्य पदार्थ है, जो भी फूड है, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। ठीक, तो उसके कारण क्या होता था, शहरों और गांव में व्यापक रूप से, विस्तृत रूप से गरीबी भी फैल जाती थी। तो इस तरीके की समस्याएं उस समय यूरोप की जनता इन सब समस्याओं का सामना कर रही थी, जिसके कारण जनविद्रोह भी पनपा। अब देखें, 1848 की बात करते हैं। वर्ष 1848 में पेरिस के लोग सड़क पर उतर आए। ठीक है, और जो बूर्बो राजवंश का राजा हुआ करता था उस समय, लुई फिलिप, ठीक है, तो लुई फिलिप को भागने पर मजबूर कर दिया पेरिस की जनता ने, फ्रांस की राजधानी पेरिस। ठीक है, लोग सड़कों पर उतर आए और लुई फिलिप को भागने पर मजबूर कर दिया और नेशनल असेंबली ने, नेशनल असेंबली यानी कि फ्रांस की संसद, नेशनल असेंबली का मतलब क्या है, फ्रांस की संसद।
तो नेशनल असेंबली ने पेरिस को एक गणराज्य घोषित कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद 1845 में, यानी कि इसके थोड़े से पहले की हम बात करते हैं 48 के, तो 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। यानी कि बुनकर कपड़ा बनाने वाले लोग जिनके यहाँ काम करते थे, उनका ठेकेदार, उनका मालिक उन्हें समय पर वेतन नहीं देता था, उन्हें परेशान करता था। तो बुनकर भी परेशान थे, कपड़ा बनाने वाले लोग भी परेशान थे, क्योंकि उनका ठेकेदार मनमानी करता था, समय पर वेतन नहीं देता था, और जितना काम वो करते थे उस हिसाब से भी वेतन नहीं मिलता था। यानी कि उनके काम के हिसाब से भी वेतन नहीं मिल रहा, और जो वेतन मिल रहा है, जो सैलरी मिल रही है, वो भी लेट लतीफी के साथ मिल रही है। तो बुनकरों ने भी विद्रोह खड़ा कर दिया था। ऑलराइट, फिर देखो 1848 में उदारवादियों की क्रांति चालू होती है। तो उदारवादी से मतलब क्या है? शिक्षित मध्यम वर्ग। ये बात हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो उदारवादियों की क्रांति के बारे में जाने तो क्रांति का नेतृत्व शिक्षित मध्य वर्गों ने किया, और इन्होंने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकता के साथ जोड़ दिया। क्या कहा गया है? इस क्रांति का नेतृत्व किसने किया? शिक्षित मध्यम वर्गों ने किया, और इन्होंने संविधानवाद की मांग को किसके साथ जोड़ दिया? राष्ट्रीय एकता के साथ जोड़ दिया। ठीक है, अब कैसे जोड़ दिया? राष्ट्रीय एकता के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है? बताओ भाई, संविधानवाद को राष्ट्रीय एकता के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है? संविधानवाद और राष्ट्रीय एकता, नेशनल यूनिटी। अब सुनो भाई, अगर किसी देश का एक संविधान होगा और उसमें जो भी कानून लिखे होंगे, उन कानूनों के अनुसार उस पूरे देश का शासन चलाया जाएगा। यानी कि कानून की नजर में, संविधान की नजर में पूरी जनता उस देश की बराबर है। अब जब जनता ये देखेगी कि सरकार हमें एक बराबर दृष्टि से देख रही है, संविधान हमारे लिए, हर एक नागरिक के लिए बराबरी से बनाया गया है, बात समझ में आ रही है, तो क्या होगा? लोग आपस में बराबरी का अनुभव करेंगे, ऊंच नीच का भेद खत्म हो जाएगा। और जब ऊंच नीच का भेद खत्म हो जाएगा, यानी कि उस देश में एकता रहेगी। ठीक है, तो संविधानवाद को किससे जोड़ा? राष्ट्रीय एकता से जोड़ा। ऑलराइट, क्लियर? चलिए, फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में अब हम बात करते हैं। फ्रैंकफर्ट संसद ये कहां है भाई? जर्मनी की बात हो रही है। कहां की बात हो रही है? जर्मनी। चलिए, तो देखें, 18 मई 1848 की बात है, 18 मई 1848 की बात है। इस तारीख को राजनीतिक संगठन के 831 निर्वाचित सदस्यों ने फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक जो है सेंट पॉल के चर्च में आयोजित करी। ठीक है, फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक कहां हुई? सेंट पॉल चर्च में आयोजित की गई, और उसमें क्या किया गया? जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया गया। मसौदा का मतलब क्या होता है? यहां पर ड्राफ्ट। मसौदा का मतलब क्या होता है? ड्राफ्ट, प्रारूप। यानी कि जब हम कोई भी प्लान बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल समझने की कोशिश करना कि जब हम कोई भी प्लान बनाते हैं तो उसका एक ड्राफ्ट बना लेते हैं कि हमें ऐसे 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 काम करना है, पहले ये चीज होगी, फिर ये चीज होगी, ये चीज ऐड होगी, ये चीज ऐसी होगी, तो आगे जाके ऐसा होगा। तो ऐसे एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया था, किसका? संविधान बनाने का। किस देश के लिए? जर्मनी के लिए। तो फ्रैंकफर्ट संसद ने क्या किया? सेंट पॉल चर्च में एक बैठक आयोजित करी और जर्मन राष्ट्र के लिए संविधान का एक मसौदा यानी कि ड्राफ्ट यानी कि प्रारूप तैयार कर लिया। और फिर जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था फ्रैंकफर्ट संसद के द्वारा, ठीक है, वो प्रशा के राजा या प्रशिया के राजा के द्वारा अस्वीकार कर लिया गया। क्यों कर लिया गया? क्यों कर लिया गया उसके कारण भी जानेंगे। तो जैसे ही प्रशा के राजा ने इनके संविधान का जो ड्राफ्ट था, मसौदा था, प्रारूप था, वो अस्वीकार किया, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। कौन सा आधार? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, सामाजिक आधार कमजोर हो गया। क्यों? क्योंकि उस संविधान में श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए और महिलाओं के लिए,
ठीक है, कोई भी अधिकार नहीं थे। तो प्रशा के राजा ने कहा कि जब इस संविधान का सामाजिक आधार ही कमजोर है, यानी कि उस देश के श्रमिकों को, मजदूरों को, महिलाओं को कोई भी अधिकार आपने नहीं दिए हैं, तो ये ड्राफ्ट हम कैसे मान लें, कैसे इसको हम स्वीकार कर लें, क्योंकि इसका सामाजिक आधार ही कमजोर है। तो कैसे वो संविधान इतना बड़ा खड़ा हो पाएगा। ऑलराइट, क्लियर हो रही है बात। चलिए अब देखें इन्होंने क्या किया। इन्होंने निरंकुश राजतंत्रों में कुछ बदलाव लाने के लिए मजबूर किया गया। भूदासत्व और बंधुआ श्रम को समाप्त कर दिया। निरंकुश राजतंत्रों में बदलाव किस तरीके से लाया गया कि भूदासत्व और बंधुआ श्रम को समाप्त कर दिया गया और हंगरी को अधिक स्वायत्तता दी गई, यानी कि हंगरी को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिए गए। ऑलराइट, क्लियर हो गई यहां तक की बात। चलिए आगे चलते हैं। अब देखें, बात करते हैं जर्मनी की फिर से। तो जर्मनी के में एक सवाल ये उठता है, जब जर्मनी के एकीकरण की बात आती है तो क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है। जर्मनी के बारे में क्या सवाल उठता है, क्या सेना किसी राष्ट्र के निर्माता हो सकती है। क्या सेना उस देश की आर्मी उस देश को एकीकृत कर सकती है, एक कर सकती है। तो चलिए जानते हैं इसको भी। देखें ध्यान से, प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद से ऑटो वैन बिस्मार्क, सबसे इंपॉर्टेंट नाम है ये, ऑटो वैन बिस्मार्क या ऑटो वॉन बिस्मार्क भी इन्हें कहा जाता है। तो इनकी क्या भूमिका थी, इन्हीं की सबसे बड़ी भूमिका थी जर्मनी को एक करने में, जर्मनी का एकीकरण करने में। तो प्रशा की सेना, सवाल क्या था, क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है। तो प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद से ऑटो वॉन बिस्मार्क ने राष्ट्रीय एकीकरण के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, नौकरशाही यानी कि वहां के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम से, अफसरशाही से। ठीक है, और 7 वर्षों के दौरान, ध्यान से सुनिएगा कैसे जर्मनी एक हुआ था। 7 वर्षों के दौरान 3 युद्धों में प्रशिया की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई। 7 वर्षों तक युद्ध चले और 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। किसके द्वारा, सेना के द्वारा, सेना की मदद से और नौकरशाही की मदद से। और प्रशा के कैसर विलियम प्रथम ने, ये नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रशा के कैसर विलियम प्रथम ने नए जर्मन साम्राज्य का नेतृत्व किया था। क्लियर। चलिए, तो ये बात हो गई जर्मनी के एकीकरण की, यानी कि ये देखें, ये एक नक्शा जर्मनी के एकीकरण के रूप में हमें दिखाई देता है। और ये पूरा जर्मनी यहां से लेकर यहां तक का जर्मनी जो है, आपको इसमें अलग अलग कलर में कई सारे अलग अलग राज्य दिखाई दे रहे होंगे, अलग अलग प्रदेश दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो जब तक जर्मनी का एकीकरण नहीं हुआ था ये सब अलग अलग थे, लेकिन ऑटो वॉन बिस्मार्क ने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद से 7 वर्षों में 3 युद्धों के दौरान सबको एक कर लिया था। पहले जो है ये अलग अलग हुआ करते थे, अलग अलग कलर में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि अलग अलग प्रदेश था। पूरे जर्मनी पर इन प्रदेशों का अधिकार नहीं था, लेकिन बाद में ये एक हो गए। ऑलराइट, ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो इस प्रकार से जर्मनी का एकीकरण हुआ। उसके बाद देखें इटली की बात करते हैं। इटली में क्या हुआ था, इटली का एकीकरण कैसे हुआ था। तो इटली पहले 7 राज्यों में बटा था। इटली कितने राज्यों में बटा था, इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें से केवल एक पर, किस पर, सिर्फ एक पर, एक प्रदेश पर, साइडिनिया पीडमोंट पर ही इटालियन राजघराने का अधिकार हुआ करता था या शासन हुआ करता था। ठीक है, बाकी के जो 6 प्रदेश थे वहां पर इटालियन राजघराने का शासन नहीं था, यानी कि वो इटली से अलग थलग थे। समझ में आ रही है बात। अब इटली की बात है, यानी कि इटालियन राजघराने का शासन होना चाहिए, तो सिर्फ एक प्रदेश सार्डिनिया पीडमोंट पर ही इटावली राजघराने का शासन था। फिर एंट्री होती है मेजनी की, किसकी, जिसे पे मेसनी या मेजनी की एंट्री होती है, उसके द्वारा एकीकरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी इटली में। ठीक है, इसने शुरुआत करी थी, लेकिन मेजनी इस काम में असफल रहा था, लेकिन शुरुआत तो इसी ने करी। ठीक है, फिर
एक मंत्री प्रमुख था कैवोर, काउंट कैवोर, ठीक है। तो मंत्री प्रमुख कैवोर ने यूसेप गैरिबोल्डी की मदद से आंदोलन का नेतृत्व किया। किस आंदोलन का नेतृत्व किया? इटली को एक करने का। तो दो नाम और आते हैं इसमें, काउंट कैवोर और यूसेप गैरिबोल्डी, ठीक है। तो गैरिबोल्डी की मदद से कैवोर ने इटली को एकीकृत करने के आंदोलन का नेतृत्व किया। और 1861 में अब एक और नाम आता है, विक्टर एमानुएल सेकंड, विक्टर एमानुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया। अब जल्दी से कमेंट करके बताइए एकीकृत जर्मनी की कमान किसने संभाली थी? उसका नाम तेजी से आप कमेंट करके बता दें, क्योंकि इटली की कमान किसने संभाल ली थी, किसे बना दिया था? विक्टर एमानुएल द्वितीय, विक्टर एमानुएल सेकंड को। ऑलराइट, तो इस तरीके से इटली का एकीकरण हमें दिखाई देता है। फिर ब्रिटेन की अजीब दास्तान के बारे में जानते हैं कि ब्रिटेन कैसे एक हुआ था, ठीक है। इसकी प्रक्रिया जर्मनी और इटली से बिल्कुल अलग थी, ठीक है। जर्मनी को कैसे जीता गया और इटली को कैसे जीता गया, यानी कि जब ये दो देश अलग अलग प्रदेशों में विभाजित थे तो किसी को युद्ध के माध्यम से जीता गया, ठीक है। और पूरा हर एक प्रदेश को मिला के एक इटली या एक जर्मनी बनाया गया। अब ब्रिटेन की अजीब दास्तान कैसी है? तो ब्रिटेन जो है एक बहुत लंबी प्रक्रिया के द्वारा एक हो पाया था। कोई क्रांति नहीं हुई थी, कोई उथल पुथल नहीं हुई थी, सिर्फ एक टाइम टेकिंग प्रोसेस थी। कैसे? तो बात करते हैं 1688 की, 1688 की। 1688 में क्या होता है? 1688 में संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ, ठीक है, जिसका केंद्र किससे रखा गया? जिसका केंद्र था इंग्लैंड। और अंग्रेजी संसद ने यानी कि ब्रिटिश संसद ने राजशाही से ताकत छीन ली कि भाई अब राजशाही का शासन नहीं रहेगा, अब राजवंश नहीं रहेगा। अब इसके लिए, इस देश के लिए, ब्रिटेन के लिए भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, एक संविधान बनेगा और उस हिसाब से ब्रिटेन का शासन चलाया जाएगा। फिर एक एक्ट आया, यूनियन एक्ट 1707, यूनियन अधिनियम आया। उस अधिनियम के परिणाम स्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्रेट ब्रिटेन का गठन जो है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किस एक्ट या किस अधिनियम के तहत हुआ था, तो आप क्या बता देंगे? यूनियन एक्ट या यूनियन अधिनियम 1707 के परिणाम स्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था। ऑलराइट, फिर असफल क्रांति के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूके में मिलाया गया। यूके में आयरलैंड को कब मिलाया गया? यूनाइटेड किंगडम में 1801 में आयरलैंड को मिलाया गया, बलपूर्वक मिलाया गया। और एक नए ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण किया गया और वहां पर सिर्फ एक संस्कृति चलाएगी। अब ना आयरिश कल्चर चलेगा, ना स्कॉटिश चलेगा, ना वेल्स का चलेगा, ठीक है। बात आ रही है समझ में? क्लियर हो रही है यहां तक की बात? ठीक है, यानी कि किसी और देश का शासन नहीं चलेगा, किसी और देश का कल्चर नहीं चलेगा, संस्कृति नहीं चलेगी, ठीक है। अब क्या चलेगी? सिर्फ एक एंग्लो कल्चर चलेगा, आंग्ल संस्कृति ही चलेगी। तो इस तरीके से एक नया ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण हुआ, शुरू हुआ था 1688 में। लेकिन आप देखें तो यहां 1801 तक आयरलैंड को शामिल किया गया था। अब देखो भाई, जो हमने इटली के एकीकरण की बात करी थी, तो जान लेते हैं इनके मैप के द्वारा, इनके नक्शे के द्वारा कि एकीकरण के पहले इटली की स्थिति क्या हुआ करती थी और एकीकरण के बाद इटली की स्थिति क्या हुआ करती थी। तो देखें, एकीकरण के पूर्व इटली के राज्य 1858 की हम बात करें, ठीक है, एकीकरण के पूर्व क्या हुआ था इटली में, तो देखते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि इटली अलग अलग 7 प्रदेशों में विभाजित था। ये देखें भाई, अलग अलग कलर से आप देखें तो अलग अलग कलर में अलग अलग प्रदेश हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये देखो भाई, ये देखो, ये हो गया पेपल राज, फिर दोनों सिसिलियों का राजतंत्र, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो इस तरीके से इटली हमें एकदम अलग थलग दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक ऐसा था
सार्डिनिया, पिडमोंट, जहां पर इटालियन राजघराने का संबंध था, बाकी जगह नहीं था। तो बाकी जगहों को भी किसमें मिलाना था? इटली में मिलाना था, इटालियन राजघराने का शासन स्थापित करना था। फिर बाद में क्या होता है, देखो भाई, अलग अलग सन लिखे हैं। 1858 में इस प्रदेश को जीता गया, ठीक है। 1858 से 1860 तक इधर इधर के प्रदेशों को जीता गया। 1870 में इसे जीता गया, 1860 में इसे जीता गया, 1866 में इसे जीता गया। इस प्रकार से अलग अलग प्रदेशों को जीत करके आखिरी में 1861 में इटली का एकीकरण किया गया। तो एकीकरण के बाद इटली का जो स्वरूप हमें दिखाई देता है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ऑलराइट, पूरे एक कलर में इटली दिखाई दे रहा है, यानी कि हर जगह अब इटालियन राजघराने का ही शासन रहेगा, ठीक है, जो कि पहले सिर्फ एक जगह था। ऑलराइट, चलिए, तो ये बात हो गई इटली के एकीकरण की। अब बात आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट, राष्ट्र दृश्य की कल्पना। ये क्या है भाई? किसी भी देश की कल्पना देखने में कैसे की जा सकती है? अब आप कहेंगे हर देश का अलग अलग मैप होता है, मानचित्र होता है, नक्शा होता है, तो उसी के रूप में भाई देख सकते हैं। कल्पना की क्या जरूरत है, इमेजिनेशन की क्या जरूरत है? स्पष्ट बॉर्डर हर देश की दिखाई देती है और उन्हीं बॉर्डर से हमारे देश का नक्शा बन जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बात उसकी नहीं हो रही है। जैसे कि हम बात करें भारत देश की, भारत देश का जैसे ही नाम हमें हमारी जुबान पर आता है, हमारे मन में आता है, तो एक भारत माता की छवि हमें दिखाई देती है। किसकी छवि? भारत माता की छवि हमारे दिमाग में बन जाती है, ठीक है, कि हमारे भारत देश को हम इस रूप में देख सकते हैं, भारत माता के रूप में देखते हैं। तो क्या भारत माता कोई विशेष महिला थी या किसी विशेष महिला को भारत माता का दर्जा दिया गया था? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था और ऐसा ना है, ठीक है ना, वो कोई जीवंत महिला नहीं थी। क्लियर हो रही है बात? बस हमने ऐसी कल्पना करी थी कि हम अपने देश को देखेंगे तो भारत माता के रूप में देखेंगे। तो ठीक उसी तरीके से जब यूरोप में राष्ट्र दृश्य की कल्पना की जा रही थी, विजुअलाइजेशन द नेशन की हम बात करें, तो ये सोचा जा रहा था कि राष्ट्र दृश्य की कल्पना कैसी हो, किस रूप में चुना जाना चाहिए, ठीक है। तो किसी शासक को एक चित्र या मूर्ति के स्वरूप में अभिव्यक्त करना आसान है, किंतु एक राष्ट्र को चेहरा कैसे दिया जा सकता है? सीधी बात है, चेहरा देना है उस राष्ट्र को। नक्शा तो उस देश का क्लियर है, लेकिन चेहरा कैसे दिया जाए, उस चेहरे की कल्पना कैसे की जाए, उस फेस का इमेजिनेशन कैसे किया जाए? तो 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करके इस प्रश्न को हल कर दिया, और कहा जाए तो दूसरे शब्दों में उन्होंने एक देश को कुछ ऐसे चित्रित किया जैसे कि वो कोई एक व्यक्ति हो, एक चेहरा हो। क्लियर? चलिए, अब हम जानते हैं कि आखिर वो चेहरे कौन से थे, क्या वो फेस था। चलिए, तो क्या था वो चेहरा? क्या चेहरा निर्धारित किया गया? ये तय किया गया कि राष्ट्र दृश्य की कल्पना एक महिला की आकृति के रूप में करी जाएगी, ठीक है। कैसे करी जाएगी? महिला की आकृति यानी कि रूपक के रूप में चित्रित किया गया था उस देश को, उस राष्ट्र को, ठीक है। यानी कि राष्ट्र को स्त्री के रूप में परिभाषित करने के लिए चुना गया था, ठीक है। राष्ट्र को परिभाषित करने के लिए किसे चुना गया था? स्त्री की आकृति को, स्त्री के रूप को चुना गया था। तो फ्रांस में क्या नाम रखा गया था? फ्रांस की हम बात करें तो फ्रांस में मारियान, और जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में जर्मेनिया को राष्ट्र का रूपक दिया गया था। जैसे भारत में भारत माता, वैसे फ्रांस में मारियान और जर्मनी में जर्मेनिया को राष्ट्र का रूपक माना गया। ये देखें भाई, ये जो इमेज है जर्मनी की राष्ट्र दृश्य के रूप में जिस महिला को चुना गया था, जिस महिला की आकृति को चुना गया था, उसका नाम जर्मेनिया रखा गया था जर्मनी में। और इसको क्या कहा गया है? जर्मेनिया गार्डिंग द राइन। जर्मनी की एक विश्व प्रसिद्ध नदी है राइन नदी, जो आर्थिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो राइन नदी पर पहरा देती जर्मेनिया को दिखाया गया है।
क्लियर है। और जर्मेनिया के हाथ में एक तलवार है, उस तलवार में क्या लिखा हुआ है? जर्मन तलवार जर्मन राइन नदी की रक्षा करती है। क्लियर। तो फ्रांस में क्या नाम था? मारियान, और जर्मनी में जर्मेनिया। फिर इस प्रकार ये देखें भाई, हाँ जी, मारियान का चित्र भी देख लेते हैं, जिसको 1850 के डाक टिकट में भी रखा गया है। इसमें मारियान की तस्वीर बनाई गई है जो फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती है। और इसी प्रकार नारी रूपकों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया था, और फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियान दिया गया था, जिसने जनराष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। और उसके चिन्ह भी क्या थे? स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे। स्वतंत्रता और गणतंत्र के लिए चिन्ह निर्धारित करे गए थे, जैसे कि लाल टोपी, तिरंगा और कलगी। और मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौक चौराहों पर लगाई गई। जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे मारियान की उस मूर्ति को देख करके, और लोग उससे तादाद में स्थापित कर सके। क्लियर है। तो इस तरीके से राष्ट्रीय दृश्य की कल्पना जर्मनी में जर्मेनिया और फ्रांस में मारियान की आकृति के रूप में करी गई थी। अब देखें, प्रतीकों के अर्थों को जानते हैं, क्या क्या अर्थ थे। तो टूटी हुई बेड़ियां किसको दिखाती हैं? आजादी मिलना। बेड़ियां क्या करती हैं भाई? बेड़ियां इंसान को बांध के रखती हैं, यानी कि कैद करके रखती हैं, और वही बेड़ियां टूट जाएं यानी कि आजादी का प्रतीक है। बाज छाप कवच जर्मन राष्ट्र की प्रतीक शक्ति के रूप में रखा गया था। ठीक है। फिर शक्ति का प्रतीक था, यानी कि बलूत पत्तियों का मुकुट किसका प्रतीक था? बहादुरी का। तलवार, तलवार से हम क्या करते हैं? मुकाबला, लड़ाई। तलवार था मुकाबले की तैयारी का प्रतीक। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, एक तलवार है उस पर जैतून वृक्ष की डाली लिपटी हुई है, और जैतून वृक्ष शांति का प्रतीक होता है। ठीक है। तो तलवार पर अगर लिपटी हुई जैतून की डाली है तो इसका प्रतीक है शांति की चाह, कि भाई तलवार को अब एक तरफ रख दो, युद्ध नहीं करना है, मुकाबला खत्म करना है, शांति चाहिए है। फिर क्या है? काला, लाल और सुनहरा तिरंगा किसका प्रतीक है? उदारवादी राष्ट्रवादियों का ये झंडा था, काला, लाल और सुनहरा, जिसे जर्मन राज्यों के ड्यूक्स ने प्रतिबंधित घोषित कर दिया। और आखिरी में है उगते सूरज की किरणें, वो किसका प्रतीक था? उगते सूरज की किरणें एक नए युग का सूत्रपात था। जब सूरज उगता है तो एक नई सुबह होती है, तो उगते हुए सूरज की किरणें किसका प्रतीक है? एक नए युग के शुरुआत का, कि अब जो है यूरोप में निरंकुश राजतंत्र समाप्त हो चुका है, देश आजाद हो चुके हैं, अलग अलग देशों का निर्माण हो चुका है, राष्ट्रवाद पनप चुका है। चलिए, तो ये हो गई भाई राष्ट्र दृश्य की कल्पना। और फिर उसके बाद बारी आती है राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। अब धीरे धीरे क्या होता है, यूरोप की हम बात करें तो शुरुआती दौर में हम क्या देखते हैं कि सभी देश एक होने का प्रयास कर रहे हैं। हर देश अपनी सुरक्षा चाहता है, शांति चाहता है, यानी कि राष्ट्रवाद की भावना पनपी देशों में। लेकिन बाद में जैसे ही सब देश अपने अपने में आजाद हो गए, अपना अपना देश बन गया, हर एक देश एकीकृत हो गए, तो फिर उन देशों ने क्या करना चालू कर दिया? अपने साम्राज्य को बढ़ाना चालू कर दिया। और कोई भी देश अपने साम्राज्य को कैसे बढ़ा सकता है? दूसरे देशों पर कब्जा करके। दूसरे देशों को जब आप अपने में मिलाओगे तब ना आपका देश बढ़ेगा। ठीक है। लेकिन क्या दूसरे देश ऐसे ही आपके पास चल के आ जाएंगे कि भाई ठीक है सरेंडर कर देते हैं हम? ऐसे तो नहीं होगा भाई। युद्धों के माध्यम से, छीना झपटी के माध्यम से हर एक देश अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। तो बाल्कन क्षेत्र की बात करें तो बाल्कन क्षेत्र में कई छोटे छोटे देश शामिल थे, जैसे कि आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस यानी कि यूनान, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जगोविना, फिर स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो। ये सब किसमें शामिल थे? बाल्कन क्षेत्र में शामिल थे। और बाल्कन जो है भौगोलिक और जातीय भिन्नता का एक क्षेत्र था। अब जब इतने सारे देश इसमें शामिल होंगे तो वहां की भौगोलिक और जातीय भिन्नता भी होगी वहां पर। ठीक है। यानी कि अलग अलग क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से अलग अलग होगा, जातीय भिन्नता की दृष्टि से अलग अलग होगा। ठीक है। और ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था।
किसका नियंत्रण था? ऑटोमन साम्राज्य का नियंत्रण था। जैसे कि हमने पढ़ा था कि ग्रीस ने तो इससे मुक्ति पा ली थी संघर्ष के माध्यम से। 1832 में कुस्तुंतनिया की संधि के तहत ये आजाद भी हो गया था। तो ये सब किसके नियंत्रण में थे? ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में थे। फिर क्या बात आती है? रूमानी राष्ट्रवाद के विचारों और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफी विस्फोटक हो गई, यानी कि अब ये एक नहीं रहे थे। ये सब क्या चाहते थे? जितने भी बाल्कन राज्य के क्षेत्र थे वो एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगे और ज्यादा से ज्यादा हिस्सा दूसरे राज्यों का अपने में मिलाने की कोशिश करने लगे, हथियाने की कोशिश करने लगे। तो बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे और प्रत्येक राज्य ज्यादा से ज्यादा इलाका अपने क्षेत्र में हथियाना चाहते थे कि हमारे क्षेत्र में ज्यादा हिस्सा आ जाए, हमारे क्षेत्र में ज्यादा हिस्सा आ जाए। और जितनी भी यूरोपीय शक्तियां थी, यूरोपीय शक्तियां भी इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। यानी कि यूरोप के जितने भी देश थे बाल्कन क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहते थे, अपना अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहते थे कि बाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी प्रदेश आते हैं हमारे साम्राज्य में आ जाए, हमारे साम्राज्य में आ जाए। ठीक है। और इसके कारण इस क्षेत्र में, बाल्कन क्षेत्र में कई सारे युद्ध हमें देखने को मिलते हैं और अंततः प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमें देखने को मिलता है। कब से कब तक हुआ था भाई? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की हम बात करें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है 1914 से 1918 तक हुआ था और यूरोपीय देशों के मध्य ही हुआ था। यूरोप के देश दो भागों में बढ़ गए थे, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र यानी कि केंद्रीय शक्तियां। क्लियर है? किसमें बढ़ गए थे? मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, इनमें ये बट गए थे। यहां पर कौन कौन था? ब्रिटेन था, फ्रांस था, रूस भी था इसी में और बाद में अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया था। और धुरी राष्ट्रों में कौन कौन शामिल था? धुरी राष्ट्रों की हम बात करें तो धुरी राष्ट्रों में जो है जर्मनी, जापान, अमेरिका, जर्मनी, जापान, इटली, ये सब इसमें शामिल थे और इनको केंद्रीय शक्तियां भी कहा जाता था। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जीत किसकी हुई थी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जीत हुई थी मित्र राष्ट्रों की, यानी कि धुरी राष्ट्र हार गए थे और जर्मनी बुरी तरीके से पराजित हुआ था, जबकि जर्मनी ने ही इस युद्ध को शुरू किया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को। ऑलराइट, क्लियर? तो यानी कि राष्ट्रवाद तो हमें देखने को मिलता है, लेकिन जब देश अपने में एकीकृत हो गए तब सभी देश, यूरोप के सभी देश अपने हिस्से में ज्यादा से ज्यादा साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, दूसरे देशों को लूटना चाहते थे, साम दाम दंड भेद युद्ध के माध्यम से कैसे भी बस हम में शामिल हो जाएं। उसी को लेके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से लेके 1918 तक। ऑलराइट, चलिए, तो इस तरीके से हमें यूरोप में राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद दोनों तरीके की गतिविधियां देखने को मिलती है। सबको सब कुछ क्लियर है भाई? ऑलराइट, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही जल्दी हमने इतने बड़े चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन भी कर लिया है। उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, क्योंकि ये चैप्टर हमने कई सारे स्टेप्स में, ठीक है, कंप्लीट कर लिया है। इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ हमने कर लिया है। और आज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज भी हो गई है, यानी कि कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी हो गया है। 1 घंटे में आपको पूरा रिवीजन भी मैंने करा दिया है। तो जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज के सेशन को आप सभी को लाइक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है। सारी चीजें आपको कहां कहां मिलने वाली हैं, हर एक लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। ई बुक्स, फ्री नोट्स भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। सीबीएसई के साथ साथ दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है और उन सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है जहां पर एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो होता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको एनसीईआरटी से। वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश जैसे कोर्स कंप्लीट कराए जाते हैं।
एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री में, कुछ भी पैसा आपसे नहीं लिया जाता है, यानी कि नॉन पेड सब्सक्रिप्शन है यहाँ पर। ऑलराइट, और मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप हर जगह अवेलेबल है। आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को आप सभी को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।